हिंदी साहित्य में एक नाम ऐसा है जिसके बिना सच कहूं तो साहित्य का इतिहास ही अधूरा लगता है। वो नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब देखिए, उन्होंने सिर्फ इतिहास लिखा नहीं बल्कि हमें इतिहास को देखना सिखाया। तो चलिए आज उनकी इसी पैनी नज़र और आधुनिकता की गहरी समझ को जरा करीब से जानते हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। क्या इतिहास बस गुजरे हुए कल की एक कहानी है, या फिर इसकी जड़ें हमारे आज में भी उतनी ही गहरी हैं जितनी हम सोचते हैं? पता है, आचार्य शुक्ल के लिए यही सवाल उनके पूरे फलसफे की, उनकी पूरी सोच की बुनियाद था। तो शुक्ल जी की इस कमाल की सोच को समझने के लिए हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम उनकी दृष्टि के बेसिक्स को जानेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि इतिहास उनके लिए निरंतरता और परिवर्तन का मेल कैसे था। इसके बाद हम देखेंगे इतिहास को देखने के दो अलग अलग तरीकों को। फिर साहित्य में मनोविज्ञान की बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि उनके लिए आधुनिकता का असली मतलब क्या था। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, आचार्य शुक्ल की दृष्टि। समझते हैं कि उनकी सोच का जो मूल स्रोत था, जो नींव थी, वो क्या थी आखिर। ये जानना ना बहुत जरूरी है कि शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो कोई शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक मंजिल थी। असल में ये उनके सालों की मेहनत, उनकी बौद्धिक साधना का नतीजा था। जरा सोचिए, इतिहास लिखने से पहले वो मनोविज्ञान पर, काव्यशास्त्र पर, साहित्य पर कितने गहरे निबंध लिख चुके थे। तो उनका जो इतिहास लेखन था ना, वो इसी सालों की मेहनत और गहरे चिंतन का एक निचोड़ था, एक कल्मिनेशन था। और उनकी सोच का यही मजबूत आधार उन्हें इतिहास को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देता है। वो इसे सिर्फ सूखी, बेजान घटनाओं का एक कलेक्शन नहीं मानते थे। नहीं, उनके लिए इतिहास दो जिंदा ताकतों का संगम था। एक निरंतरता और दूसरी परिवर्तन। अब ये देखिए, यहां शुक्ल जी का विचार कितनी खूबसूरती से सामने आता है। एक तरफ है निरंतरता, इसे आप परंपरा की एक शांत बहती हुई नदी की तरह सोच सकते हैं, हमारी चेतना, हमारी संस्कृति की वो अटूट धारा। और दूसरी तरफ है परिवर्तनशीलता, मतलब वो नए आंदोलन, वो क्रांतिकारी बदलाव जो इस शांत पानी में हलचल मचा देते हैं। शुक्ल जी का मानना था कि इतिहास इन्हीं दोनों के मेल से बनता है। अगर आप किसी एक को भी हटा देंगे ना, तो इतिहास का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और उनकी इसी सोच को ये लाइन पूरी ताकत से सामने रखती है। वो कहते थे कि अगर हम ये नहीं मानेंगे कि इंसान की चेतना और साहित्य में बड़े बुनियादी बदलाव हो सकते हैं, तो फिर इतिहास लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब साफ था, अगर इतिहास बड़े से बड़े बदलाव को अपने अंदर जगह नहीं दे सकता, तो वो जिंदा इतिहास है ही नहीं। तो ठीक है, मान लिया कि इतिहास में निरंतरता और परिवर्तन दोनों जरूरी हैं। पर सवाल तो ये उठता है कि फिर इतिहास को पढ़ा कैसे जाए, उसे देखने का सही तरीका क्या हो? बस इसी सवाल के जवाब में शुक्ल जी ने इतिहास को देखने की दो बिल्कुल अलग अलग पद्धतियों का जिक्र किया। और देखिए, शुक्ला जी की यह सोच कोई अचानक से नहीं आई थी। वो फिलिप राहो जैसे इंटरनेशनल थिंकर से भी प्रभावित थे। राहो का भी यही कहना था कि भाई, इतिहास को देखने के दो तरीके हैं। एक है सृजनात्मक नजरिया, जो गुजरे हुए कल में जान डाल देता है, और दूसरा है एक नीरस, बोरिंग तरीका, जो उसे सिर्फ तथ्यों का एक मुर्दा ढेर बनाकर छोड़ देता है। चलिए इन दोनों नजरियों के फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आखिर ये दो नजरिए हैं क्या? एक तरफ है सृजनात्मक ऐतिहासिक दृष्टि। इसे ऐसे देखिए जैसे ये अतीत को एक जिंदा ताकत मानती है, जिसकी जड़ें हमारे आज से जुड़ी हुई हैं। इसका मकसद होता है कला का मूल्य और उसका असली मतलब खोजना। और दूसरी तरफ है नीरस ऐतिहासिक पद्धति, जो इतिहास को सिर्फ मरे हुए फैक्ट्स, तारीखों और स्रोतों का एक कब्रिस्तान समझती है। अब ये तो जाहिर है कि शुक्ल जी जिंदा इतिहास यानी पहले वाले नजरिए के साथ थे। और इसी सृजनात्मक नजरिए को ना टी.एस. इलियट की ये बात क्या खूब बयां करती है। वो कहते हैं, अतीत को वर्तमान से उतना ही प्रभावित होना चाहिए जितना वर्तमान अतीत से निर्देशित होता है। इसका मतलब सीधा सा है, इतिहास कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। ये तो अतीत और वर्तमान के बीच एक जिंदा बातचीत है, एक डायलॉग है। ठीक है, तो इतिहास को देखने का नजरिया तो हमने समझ लिया, पर इसका इस्तेमाल कैसे करें? बस यहीं पर शुक्ल जी अपने एनालिसिस को एक नई दिशा देते हैं। वो इतिहास के दर्शन को साहित्य में मनोविज्ञान से जोड़ देते हैं। देखिए, शुक्ल जी के लिए साहित्य सिर्फ कहानियां या कविताएं नहीं थीं, ये तो इंसान के मन में झांकने की एक खिड़की थी। उन्होंने कविता के असली मतलब को समझने के लिए भावों का, यानी हमारे इमोशंस का, जज्बातों का बहुत गहरा एनालिसिस किया। क्योंकि उनका मानना था कि लिटरेचर का असली मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि हमारे अंदर सोए हुए इमोशंस को जगाना और उन्हें और बेहतर बनाना है।
और इन सारे इमोशंस में शुक्ल जी ने सबसे ज्यादा अहमियत किसे दी? करुणा को। अब यहां एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। उनके लिए करुणा का मतलब सिर्फ किसी पर तरस खाना या पिटी फील करना नहीं है। नहीं, ये वो भाव है जो किसी दूसरे का दुख देखकर हमारे अंदर पैदा होता है और फिर हमें उस दुख को दूर करने के लिए एक्शन लेने पर मजबूर करता है। इसीलिए ये एक पर्सनल नहीं बल्कि एक सोशल इमोशन है। तो ये करुणा करती क्या है? जरा सोचिए। यही तो है जो एक इंसान को दूसरे से जोड़कर एक समाज बनाती है। इसी से लोक मंगल यानी सबका भला हो ये भावना पैदा होती है। जब हम साहित्य पढ़ते हुए करुणा महसूस करते हैं तो हम अपने छोटे मोटे स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये हमें सिर्फ महसूस नहीं कराती, ये हमें एक्शन लेने के लिए, कर्म करने के लिए मोटिवेट करती है। तो अब तक हमने क्या देखा कि शुक्ल जी के लिए इतिहास एक जिंदा डायलॉग है और साहित्य इंसानी इमोशंस को समझने का एक जरिया। अब ये सारे विचार जब एक साथ मिलते हैं ना, तो उनकी आधुनिकता की परिभाषा बनती है। तो चलिए अब समझते हैं कि उनके लिए मॉडर्न होने का असली मतलब क्या था। अक्सर जब हम आधुनिक या मॉडर्न शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है इसका मतलब है अपने अतीत को, अपनी परंपरा को पूरी तरह से नकार देना। पर शुक्ल जी के लिए आधुनिकता ये बिल्कुल नहीं थी। उनके लिए मॉडर्न होने का मतलब था अपने अतीत के साथ एक क्रिटिकल रिश्ता बनाना, मतलब उसकी अच्छी बुरी बातों को परखना, समझना। तो फिर शुक्ल जी की आधुनिकता के पिलर्स क्या थे? पहला, आलोचना का एक साइंटिफिक और एनालिटिकल नजरिया। दूसरा, ईस्ट और वेस्ट यानी पूरब और पश्चिम के विचारों का एक बैलेंस बनाना। तीसरा, साहित्य को समाज और नैतिकता से जोड़ के देखना, जैसे हमने लोकमंगल के आइडिया में समझा। और आखिर में चौथा, इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसे एक एक्टिव और क्रिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करना। और सच कहूं तो यही आचार्य शुक्ल का सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा बल्कि हिंदी क्रिटिसिज्म के पूरे शास्त्र को मॉडर्नाइज कर दिया। उन्होंने वाकई एक नए दौर की, एक नए युग की नींव रखी। और यहीं पे शुक्ल जी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जो शायद हमेशा हमेशा ही रेलेवेंट रहेगा। सवाल यह है कि किसी भी कला को परखते समय परंपरा की समझ और आज के समय की जरूरतों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। इस पे सोचना तो बनता है। सोचिए, एक ऐसा दौर जब कविता की दुनिया पूरी तरह बदल रही थी, भाषा बदल रही थी, नियम बदल रहे थे, सब कुछ। तो ऐसे में कोई कैसे तय करे कि अच्छी कविता क्या है और क्या नहीं? 20वीं सदी की शुरुआत में हिंदी साहित्य ठीक इसी मोड़ पर खड़ा था और तभी एक आलोचक ने इस पूरी उलझन को सुलझाने का जिम्मा उठाया। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चश्मे से उसी नए दौर की हिंदी कविता को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ये जो पूरा सफर है ना, इसकी जड़ें आचार्य शुक्ल के ऐतिहासिक काम में हैं। असल में वो वही थे जिन्होंने इस बदलते दौर को आधुनिक काल का नाम दिया और उसे समझने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस नई कविता की गुत्थी को आखिर सुलझाया कैसे। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि उस दौर में चैलेंज क्या था। फिर शुक्ल जी के काम को देखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि उनके हिसाब से कविता असल में होती क्या है, उन्होंने पुरानी और नई पोइट्री में क्या फर्क बताया और उनके वो कौन से सिद्धांत थे जिन्होंने हिंदी आलोचना की दिशा ही बदल दी। और आखिर में हम उनकी विरासत पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस दौर के माहौल को समझते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत और हिंदी कविता में एक क्रांति चल रही थी। सदियों से चली आ रही ब्रज भाषा की जगह अब ले रही थी खड़ी बोली। मतलब सिर्फ भाषा नहीं, कविता के टॉपिक, उसका स्टाइल, सब कुछ बदल रहा था। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और पता है, इसी नए दौर को आधुनिक काल नाम किसने दिया? आचार्य शुक्ल ने। उन्होंने इसकी शुरुआत संवत 1900 से मानी। और ये सिर्फ कैलेंडर बदलने जैसी बात नहीं थी। नहीं, ये तो साहित्य में, सोच में, समाज को देखने के नजरिए में एक जबरदस्त मोड़ था। तो इस पूरी उथल पुथल के बीच आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उन्होंने इस नई कविता को समझने के लिए एक पूरा सिस्टम बना दिया, एक ढांचा तैयार किया। वो सिर्फ एक आलोचक नहीं थे, वो एक गाइड थे जिन्होंने इस नई पोएट्री को समझने और परखने के लिए नए सिद्धांत, नए पैनामे बनाए। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, उनका जो इतना बड़ा काम है ना, वो एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल सवाल से शुरू होता है कि कविता आखिर है क्या। उनका जो फेमस निबंध है कविता क्या है, वही उनके पूरे क्रिटिकल थॉट का, कह लीजिए, फाउंडेशन बना। तो चलिए इसी मूल बात को पकड़ते हैं। आखिर उनके लिए सच्ची कविता का मतलब क्या था?
शुक्ल जी की ये परिभाषा बहुत गहरी है। वो कहते हैं कि जैसे ज्ञान से आत्मा फ्री होती है, लिबरेट होती है, ठीक वैसे ही रस से हमारा दिल, हमारा हृदय मुक्त होता है। और दिल की इसी आज़ादी के लिए, इसी मुक्ति के लिए इंसान ने जो भी शब्द बनाए हैं ना, बस वही कविता है। यानी उनके लिए पोइट्री सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, बल्कि दिल को, इमोशंस को आज़ाद करने का एक बहुत पावरफुल जरिया थी। तो अब आते हैं शुक्ल जी के एनालिसिस के बिल्कुल कोर में। उन्होंने मॉडर्न पोएट्री को साफ साफ दो हिस्सों में बांटा, एक पुरानी धारा और दूसरी नई धारा। और ये उस वक्त का सबसे बड़ा लिटरेरी क्लैश था, समझिए। यहाँ पर साफ साफ दो अलग अलग दुनियाएं दिखती हैं, है ना। एक तरफ पुरानी धारा, मतलब ब्रजभाषा की मिठास, पुराने ट्रेडिशनल टॉपिक्स, और दूसरी तरफ नई धारा, खड़ी बोली, जिसमें देशभक्ति थी, समाज सुधार था, नए नए सब्जेक्ट्स थे। ये सिर्फ भाषा का फर्क नहीं था, ये पूरी की पूरी सोच का बदलाव था। और इस नई धारा को भी शुक्ल जी ने आगे 3 फेज में, या कहिए उत्थानों में बांटा। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, और तीसरा जिसमें छायावाद आया। और मजे की बात यह है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये आज भी हिंदी लिटरेचर की पढ़ाई का बेसिस है। पहले दौर के हीरो भारतेंदु पर शुक्ल जी का नजरिया बड़ा बैलेंस्ड था। उन्होंने ये तो माना कि हाँ, भारतेंदु की पोइट्री में देशभक्ति जबरदस्त थी, सबसे ऊंची आवाज उसी की थी। लेकिन उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि भारतेंदु ने कोई नया सिस्टम नहीं बनाया, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं दिया। मतलब टॉपिक्स तो नए आ गए थे, लेकिन कविता का जो फॉर्मेट था वो काफी हद तक पुराना ही था। अच्छा, इसके बाद आया दूसरा फेज, द्विवेदी युग। और शुक्ल जी ने नोटिस किया कि इस दौर का मेन फोकस था पोएट्री की लैंग्वेज को सुधारना, उसे रिफाइन करना। जो खड़ी बोली थी ना, उसे पोएट्री के लिए एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज बनाने का जो काम था, वो असल में इसी दौर में हुआ। चलिए अब बात करते हैं शुक्ल जी की थियरीज की। मतलब वो कौन से टूल थे, कौन से सिद्धांत थे जिनके बेसिस पर वो किसी कविता को अच्छा या बुरा कहते थे। उनकी सबसे बड़ी थ्योरी, उनका सबसे बड़ा सिद्धांत था लोकमंगल। आर्ट फॉर आर्ट सेक वाला जो आइडिया है ना, वो उनके लिए नहीं था। उनके हिसाब से कविता का असली मकसद था समाज का भला करना, लोगों का नैतिक विकास करना। कविता कितनी ही खूबसूरती से लिखी हो, अगर उसमें समाज के भले का भाव नहीं है तो शुक्ल जी के लिए वो कविता अधूरी थी। सिंपल। अच्छा, दूसरा एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है साधारणीकरण। हाँ, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई इंसान कविता पढ़ता है तो वो ये भूल जाता है कि मैं कौन हूं। वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से ऊपर उठकर उस कविता के इमोशंस से पूरी तरह जुड़ जाता है। इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, आपने कविता पढ़ी। दूसरा स्टेप, आप धीरे धीरे अपने बारे में भूल गए कि ये दुख या सुख किसी और का है। और फाइनली आपका इमोशन और कविता का इमोशन एक हो जाता है। जैसे राम का दुख सिर्फ राम का नहीं रहता, वो सबका दुख बन जाता है। बस यही है साधारणीकरण। और शुक्ल जी सिर्फ इंडियन थ्योरीज तक ही सीमित नहीं रहे। नहीं, उन्होंने वेस्टर्न थ्योरीज को भी पढ़ा, समझा और कई बार उनसे बहस भी की। और उनका सबसे बड़ा जो इंटेलेक्चुअल क्लैश था, वो था वेस्टर्न आइडिया एक्सप्रेशनिज्म या अभिव्यंजनावाद से। शुक्ल जी ने क्रोची की इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी कहती थी कि आर्ट सिर्फ आर्टिस्ट के मन का एक इंप्रेशन है, बस। लेकिन शुक्ल जी का मानना था कि नहीं, कविता का कनेक्शन बाहरी दुनिया से, समाज से, असलियत से होना ही चाहिए। वो सिर्फ दिमाग की उपज नहीं हो सकती। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बातों से शुक्ल जी की लेगेसी क्या है? क्यों आज भी हिंदी लिटरेचर पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट उनको पढ़े बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, हिंदी साहित्य की पहली सिस्टमैटिक हिस्ट्री उन्होंने ही लिखी। उन्होंने इंडियन रस सिद्धांत को क्रिटिसिज्म का सेंटर बनाया, लोकमंगल का आइडिया देकर लिटरेचर को सोसाइटी से जोड़ा और कविता के इमोशनल और टेक्निकल दोनों पहलुओं को परखा। सच तो यह है कि उनका बनाया हुआ पूरा फ्रेमवर्क आज भी हमारी पढ़ाई का फाउंडेशन है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आज किसी को मॉडर्न हिंदी लिटरेचर को समझना है तो उसे आचार्य शुक्ल के बनाए फ्रेमवर्क से गुजरना ही होगा। उनके बिना मॉडर्न हिंदी पोएट्री की पूरी जर्नी को समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक महान साहित्य को अपनी जगह बनाने के लिए हमेशा एक महान आलोचक की जरूरत पड़ती है? वो वक्त था जब आज के हिंदी गद्य, मतलब निबंध और आलोचना ने अपनी शक्ल ली। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि हिंदी को अपनी वो आवाज कैसे मिली जिसमें आज हम सोचते हैं, लिखते हैं और बहस करते हैं।
तो चलिए सबसे पहले एक शब्द को समझते हैं, निबंध। अब अंग्रेजी में इसे ऐसे कह देते हैं, लेकिन हिंदी का निबंध उससे कहीं ज्यादा है। बात यह है कि अंग्रेजी का ऐसे ज्यादातर ऑब्जेक्टिव मतलब तथ्यात्मक होता है, लेकिन हिंदी का निबंध लेखक के व्यक्तित्व से जुड़ा है। उसकी अपनी सोच, उसकी भावनाएं, सब कुछ उसमें झलकते हैं। मतलब इसमें लेखक और पढ़ने वाले के बीच एक सीधा, एक पर्सनल कनेक्शन बनता है। आज की इस पूरी चर्चा में हम इन कुछ पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि निबंध की शुरुआत कहाँ से हुई, फिर भारतेंदु युग में वो पहला बड़ा बदलाव कैसे आया, उसके बाद द्विवेदी युग के अनुशासन को समझेंगे, फिर जानेंगे कि आलोचना की विधा कैसे पनपी, और आखिर में देखेंगे कि इन सब की हमारे साहित्य पर क्या गहरी छाप पड़ी है। तो कहानी शुरू होती है हिंदी निबंध की जड़ों से, और इसकी नींव रखी गई थी लेखक के अपने व्यक्तित्व पर। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े विद्वान भी मानते हैं कि आधुनिक हिंदी निबंध की जो परंपरा है वो सही मायनों में भारतेंदु युग से ही शुरू होती है। तो सबसे खास बात क्या थी? बात ये थी कि हिंदी निबंध की पहचान ही इस बात से थी कि उसमें लेखक की अपनी आवाज साफ सुनाई दे। ये कोई भारी भरकम नियम में बंधा हुआ लेखन नहीं था। इसका मकसद था पढ़ने वाले से सीधे जुड़ना, एक तरह का आत्मीय रिश्ता बनाना। ऐसा लगे मानो लेखक सामने बैठकर ही बात कर रहा हो। चलिए अब बात करते हैं उस पहले बड़े दौर की, पहले उत्थान की, भारतेंदु युग। ये हिंदी साहित्य के लिए क्रांति जैसा था। यहीं पर आधुनिक गद्य की बुनियाद रखी गई। अच्छा, इस दौर की कुछ बातें बहुत दिलचस्प हैं। उस समय बाकी विधाओं से कहीं ज्यादा निबंध लिखे जा रहे थे। लिखने वाले ज्यादातर पत्रकार थे, तो उनकी नज़र समाज की नब्ज पर रहती थी। उनके लेखन में देशभक्ति और समाज सुधार का एक जुनून था, और सबसे ऊपर उनकी अपनी निजी आवाज़, उनका अपना अंदाज हावी रहता था। और इसी वजह से साहित्य आम आदमी की जिंदगी के करीब आ गया। और इस पूरे दौर के केंद्र में कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो इस नई युग के, आप कह सकते हैं, एक तरह से पायनियर थे। उन्होंने गद्य की नई विधाओं को न सिर्फ शुरू किया, बल्कि उन्हें एक नई पहचान भी दी। भारतेंदु के साथ साथ एक और बहुत बड़ा नाम था, प्रताप नारायण मिश्र। उन्हें अपने समय में हाजिर जवाबी और व्यंग्य का मास्टर माना जाता था। आचार्य शुक्ल ने उनके बारे में जो लिखा है, उससे उस दौर की स्टाइल का पूरा अंदाजा हो जाता है। वो लिखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी। उनकी भाषा में बोलचाल की चपलता और बहाव के साथ साथ पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी चलती है। सोचिए कितना जिंदा दिल लिखन रहा होगा, बिल्कुल आम बातचीत जैसा, जिसमें मुहावरे और कहावतें खूब इस्तेमाल होती थीं। अच्छा, भारतेंदु युग के जुनून के बाद अब आता है दूसरा बड़ा पड़ाव, द्विवेदी युग। ये दौर था भाषा में एक अनुशासन, एक ठहराव और विचारों में एक गंभीरता लाने का। द्विवेदी युग में आते आते निबंध के विषय बहुत फैल गए। उनका दायरा बढ़ गया। भाषा अब और ज्यादा ताकतवर हो गई थी। मतलब अब ज्यादा गहरे और मुश्किल विचार भी आसानी से व्यक्त किए जा सकते थे। अब गंभीर, सोचने पर मजबूर करने वाले निबंध लिखे जाने लगे, जो आज भी हिंदी साहित्य का खजाना है। और जो स्टाइल भारतेंदु युग में शुरू हुई थी, वो इस दौर में आकर और भी निखर गई। और इस युग की सबसे बड़ी हस्ती थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनका सबसे बड़ा काम था हिंदी व्याकरण को एक स्टैंडर्ड रूप देना और गद्य को संवारना। उन्होंने भाषा की छोटी बड़ी गलतियों को सुधारा और उसे एक मजबूत ढांचा दिया। अब ये स्लाइड देखिए, ये दोनों युगों का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ भारतेंदु युग है, जिसका अंदाज व्यक्तिगत और आत्मीय है और जिसका फोकस समाज सुधार पर है। वहीं दूसरी तरफ द्विवेदी युग है, जिसका टोन गंभीर, बौद्धिक है और जिसका पूरा जोर भाषा को सुधारने और विचारों को एक स्ट्रक्चर देने पर है। तो जैसे जैसे गद्य मजबूत हुआ, वैसे वैसे एक और चीज का जन्म हुआ, वो थी आलोचना। अब साहित्य सिर्फ लिखा नहीं जा रहा था, बल्कि उसे पढ़ा, परखा और उस पर बात भी की जा रही थी। ये एक बहुत ही नेचुरल डेवलपमेंट था। जरा इस सफर को देखते हैं। बहुत पहले हमारे पास संस्कृत के सिद्धांत थे, जैसे रस और अलंकार। फिर 19वीं सदी में भारतेंदु युग आया, जहां पत्रिकाओं में किताबों के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत या समीक्षा शुरू हुई। और फिर आया साल 1903, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका की कमान संभाली। यहीं से आलोचना ने एक व्यवस्थित और गंभीर शक्ल लेना शुरू किया। तो आसान शब्दों में कहें तो भारतेंदु युग ने पत्रिकाओं में व्यावहारिक समीक्षा का बीज बोया और द्विवेदी युग ने उस बीज को एक पेड़ बनाया, उसे एक गंभीर साहित्यिक विधा के तौर पर स्थापित किया। चलिए
अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी में आते हैं और देखते हैं कि इस पूरी यात्रा की विरासत क्या है। सच तो यह है कि ये दोनों युग ही आधुनिक हिंदी साहित्य और हमारी सोच की नींव हैं। इस पूरे विकास को हम 3 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, व्यक्तित्व का जन्म। भारतेंदु युग ने निबंध को अपनी बात कहने का एक जरिया बनाया। दूसरा, अनुशासन का युग। द्विवेदी युग ने भाषा को मजबूत किया ताकि उसमें गंभीर विचार आ सकें। और तीसरा, विश्लेषण का उदय। इसी मजबूत गद्दे ने आलोचना को जन्म दिया, जिससे साहित्य खुद को देखने समझने लगा। और इस सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि इन 2 युगों ने मिलकर हिंदी को सिर्फ एक बोली के स्तर से उठाकर एक बहुत ही शक्तिशाली साहित्यिक भाषा बना दिया। एक ऐसी भाषा जो आज के मुश्किल और आधुनिक विचारों को भी आसानी से व्यक्त कर सकती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए कि आज भी जब हिंदी में कोई बहस होती है, कोई चर्चा होती है, तो क्या उसमें हमें भारतेंदु युग का वो जुनून और द्विवेदी युग का वो अनुशासन, दोनों की झलक कहीं ना कहीं दिखाई देती है? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है मंच की रोशनियों में कलाकारों को देखना या पुरानी जमाने में अलाव के आसपास बैठकर कहानियां सुनना? ये जो कहानी देखने और सुनने की हमारी चाहत है ना, ये बहुत पुरानी है। और इस चाहत को सबसे जिंदा, सबसे असली रूप कौन देता है? नाटक। तो आज हम सिर्फ हिंदी नाटक के बारे में पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसकी पूरी दुनिया में उतरेंगे, इसकी आत्मा को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक कहानी मंच पर जानदार बन जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल। जब हम कहते हैं नाटक, तो दिमाग में क्या आता है? क्या ये बस पन्नों पर लिखी एक कहानी है जिसे कुछ एक्टर स्टेज पर बोल देते हैं, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा कुछ है? चलिए जरा इस सवाल की गहराई में चलते हैं। जानते हैं, इस सवाल का जवाब तो नाटक शब्द में ही छिपा है। ये शब्द निकला है संस्कृत की नट धातु से, और नट का मतलब होता है अभिनय करना, यानी एक्शन। तो देखिए, यहीं पर सारा खेल है। नाटक सिर्फ लिखी हुई कहानी नहीं है, ये तो मंच पर जिया जाने वाला एक एक्शन है, एक तजुर्बा है। तो चलिए इसी सोच के साथ हम अपनी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। समझते हैं कि नाटक का असली मतलब क्या है और इसकी शुरुआत की कहानी क्या है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, दुनिया में नाटक को देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक है भारतीय परंपरा, जो मानती है कि नाटक का मकसद है रस। रस मतलब वो एहसास, वो फीलिंग जो देखने वाले के दिल में पैदा हो। मतलब नाटक सफल तभी है जब देखने वाले ने कुछ महसूस किया हो। और वहीं दूसरी तरफ है पश्चिमी परंपरा, जो कार्य यानी एक्शन पर जोर देती है। वहां कहानी में क्या क्या हुआ, घटनाएं कैसे घटी, ये सबसे जरूरी होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 2 अलग अलग फिलॉसफी हैं, ये नाटक की बनावट पर असर कैसे डालती हैं? मतलब एक नाटक आखिर बनता किन चीजों से है? चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं और इन दोनों परंपराओं के हिसाब से नाटक के जरूरी हिस्सों को समझते हैं। देखिए, हर बड़ी कला के पीछे कोई बड़ा दिमाग होता है। नाटक के मामले में 2 नाम सबसे बड़े हैं। भारत में थे भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र जैसा ग्रंथ लिखकर नाटक का पूरा खाका तैयार कर दिया। और हजारों किलोमीटर दूर ग्रीस में थे महान दार्शनिक अरस्तु, जिन्होंने पश्चिमी नाटक की बुनियाद रखी। तो आइए देखते हैं इन दोनों ने हमें क्या सिखाया। भरत मुनि के हिसाब से नाटक के 4 मेन पिलर हैं। पहला, वस्तु यानी उसकी कहानी या प्लॉट। दूसरा, नेता यानी कहानी का हीरो। तीसरा, अभिनय यानी एक्टर्स की परफॉर्मेंस। और चौथा, जो इन सबसे ऊपर है, वो है रस, यानी वो भाव जो इन तीनों चीजों को मिलाकर देखने वाले के मन में पैदा हो। यही भारतीय नाटक की आत्मा है। अब अरस्तु की तरफ देखें तो उन्होंने नाटक को 6 हिस्सों में बांटा। कथावस्तु यानी प्लॉट, पात्र यानी कैरेक्टर्स, संवाद यानी डायलॉग्स, देशकाल यानी कि कहानी किस वक्त और जगह पर हो रही है, शैली यानी स्टाइल, और उद्देश्य यानी नाटक का थीम क्या है। यहाँ जोर नाटक के स्ट्रक्चर पर है कि कहानी को बनाया कैसे गया है। तो अब हम नाटक के इन 2 अलग अलग ब्लूप्रिंट्स को समझ गए हैं। अब वक्त है टाइम मशीन में बैठने का। चलिए पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इन सिद्धांतों के बीच हिंदी नाटक का जन्म और विकास कैसे हुआ।
हिंदी नाटक की कहानी को हम मोटे तौर पर इन 4 दौर में बांट सकते हैं। सबसे पहले भारतेंदु से पहले का समय, फिर आया भारतेंदु युग जिसने इसकी नींव रखी, उसके बाद आया द्विवेदी युग जिसे हम अनुवाद का दौर भी कह सकते हैं, और आखिर में आया प्रसाद युग जिसने नाटक को एक नया मुकाम दिया। देखिए, मॉडर्न हिंदी नाटक से बहुत पहले नाटक की आत्मा तो हमारे गांव देहात में जिंदा थी। रासलीला, रामलीला, नौटंकी, ये सब लोक परंपराएं लोगों की जिंदगी का हिस्सा थीं। ये दिल से जुड़ी थीं, पर वो जिसे हम एक लिटरेरी यानी साहित्यिक ड्रामा कहते हैं ना, उसका दौर अभी शुरू होना बाकी था। और फिर साल 1859 में कहानी में एक मोड़ आया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र ने एक नाटक लिखा, नहुष। ज्यादातर लोग इसे ही हिंदी का पहला असली ओरिजिनल नाटक मानते हैं। और बस यहीं से एक नए युग का दरवाजा खुल गया। और उस दरवाजे से जिसने एंट्री ली, उसने तो हिंदी साहित्य की पूरी तस्वीर ही बदल दी। चलिए, अब हम उस दौर में चलते हैं जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें मॉडर्न हिंदी लिटरेचर और नाटक का पितामह कहा जाता है। इन्होंने कुल 17 नाटक लिखे, कुछ ओरिजिनल, कुछ दूसरी भाषाओं से ट्रांसलेट किए हुए। लेकिन इनकी महानता सिर्फ नाटकों की गिनती में नहीं थी, बल्कि इनकी सोच में थी, इनके मकसद में थी। भारतेंदु ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये था कि उन्होंने नाटक को सिर्फ देवी देवताओं की कहानियों से निकालकर आम इंसान की जिंदगी से जोड़ा। उन्होंने देश की हालत पर, समाज की बुराइयों पर लिखा। भारत दुर्दशा जैसा नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो एक आवाज थी, सोए हुए देश को जगाने की कोशिश थी। उनके लिए नाटक सिर्फ आर्ट नहीं था, एक मिशन था। लेकिन भारतेंदु के जाने के बाद जो दौर आया, उसने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता पकड़ लिया। ये था द्विवेदी युग, और यहाँ कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाती है। अब ओरिजिनल नाटक लिखने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। फोकस इस बात पर चला गया कि दुनिया का जो बेहतरीन लिटरेचर है उसे हिंदी में लाया जाए। संस्कृत से कालिदास के नाटक, बंगाली से रविंद्रनाथ टैगोर के और अंग्रेजी से शेक्सपियर के नाटकों को ट्रांसलेट किया गया। मकसद था हिंदी की दुनिया को और बड़ा बनाना, उसे वर्ल्ड लिटरेचर से जोड़ना। तो ट्रांसलेशन के इस दौर ने हिंदी नाटक की नींव को और मजबूत कर दिया, और इस मजबूत नींव पर एक और महान लेखक ने एक शानदार इमारत खड़ी की। अब हम पहुंचते हैं हिंदी नाटक की यात्रा के अगले महान पड़ाव पर, प्रसाद युग। जयशंकर प्रसाद। इन्होंने हिंदी नाटक को एक नई साहित्यिक और दार्शनिक गहराई दी। मतलब उन्होंने नाटक को सिर्फ समाज सुधार या मनोरंजन से कहीं आगे ले जाकर एक गहरी, गंभीर कला बना दिया। प्रसाद जी ने किया क्या? उन्होंने कहानियां तो भारत के शानदार इतिहास से उठाईं, लेकिन उन्हें एक नए दार्शनिक अंदाज में पेश किया। उनके कैरेक्टर सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं थे, वो हमारी आपकी तरह उलझे हुए इंसान थे जिनके मन के अंदर लड़ाई चलती थी। उनकी भाषा में कविता थी। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटकों में उन्होंने भारतीय रस और पश्चिमी तकनीक का एक कमाल का बैलेंस बनाया। तो भरत मुनि के रस से लेकर अरस्तु के कार्य तक, और भारतेंदु के सामाजिक नाटकों से लेकर प्रसाद के दार्शनिक नाटकों तक, हमने एक लंबा सफर तय किया है। तो अब आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जब हम कोई नाटक या फिल्म देखते हैं तो उसमें किस परंपरा की झलक ज्यादा मिलती है, भारतीय या पश्चिमी? कहानी के एहसास यानी रस पर ज्यादा जोर होता है, या घटनाओं के ताने बाने यानी कार्य पर? सोचिएगा जरूर। तो आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में हुए एक ऐसे ही बहुत बड़े बदलाव की कहानी को समझने वाले हैं। तो हमारा आज का बड़ा सवाल यही है, आखिर साहित्य समाज का आईना बनता कैसे है? वो कौन सा मोड़ था, कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब हिंदी लिटरेचर ने सिर्फ एंटरटेनमेंट से आगे बढ़कर समाज की असलियत को दिखाना शुरू किया? चलिए इस सफर को जरा और गहराई से समझते हैं। तो ये जो बदलाव की कहानी है ना, ये शुरू होती है एक नए लिटरेरी फॉर्म यानी उपन्यास के आने से। क्योंकि यथार्थवाद या रियलिज्म के आने से पहले हिंदी की कहानियों की दुनिया वो बिल्कुल ही अलग थी। शुरुआती दौर में देवकीनंदन खत्री जैसे लेखकों का राज था, समझिए। उनकी कहानियां पढ़ने वालों को तिलिस्म मतलब मैजिक, अय्यारी और जासूसी की एक पूरी फिक्शनल दुनिया में ले जाती थीं। उनका मकसद एक ही था, एंटरटेनमेंट, मतलब असल दुनिया की जो मुश्किलें हैं उनसे दूर एक एक्साइटिंग एडवेंचर पर ले जाना। और फिर सीन में एंट्री होती है उपन्यास की। अब देखिए, उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है,
ये उससे कहीं ज्यादा है। ये गद्य का यानी प्रोज का वो फॉर्म है जो इंसान की जिंदगी की एक पूरी रियलिस्टिक तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है, और इसीलिए इसे बाकी लिटरेरी फॉर्म से ज्यादा बड़ा और मॉडर्न लाइफ के ज्यादा करीब माना जाता है। और ये जो कोट है ना, ये उपन्यास की अहमियत को एकदम सटीक तरीके से बताता है। मतलब इसमें समाज के हर पहलू को, चाहे वो कितना भी जरूरी हो या फिर भुला दिया गया हो, उसे दिखाने की ताकत थी। और बस यही वजह थी कि ये मॉडर्न लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो उलझने हैं, उन्हें पकड़ने का एक बहुत पावरफुल जरिया बन गया। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई कहानियां अचानक कल्पना की दुनिया से निकलकर हकीकत की जमीन पर आ कैसे गई? इसका जवाब हमें मिलता है उन आइडियाज की लहर में जो भारत के बाहर से आ रही थी। देखिए, 19वीं सदी में दुनिया एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन से गुजर रही थी। वेस्ट से साइंस, सोसाइटी और साइकोलॉजी के नए नए आइडियाज की एक ऐसी लहर आई जिसने लोगों का दुनिया को देखने का नजरिया ही, मतलब पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। और इस नए माहौल में वो जो पुरानी फैंटेसी वाली कहानियां थी ना, वो अब काफी नहीं लग रही थीं। अगर इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि ये बदलाव किसी एक आइडिया की वजह से नहीं आया था। फ्रांस की क्रांति से आए बराबरी के विचार हों, डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हो, या फिर मार्क्स और फ्रॉइड के सिद्धांत, इन सब ने मिलकर लिटरेचर को एक नया रास्ता दिखाया। रास्ता था कल्पना से हकीकत की ओर। और भारत में इस इंटेलेक्चुअल शिफ्ट की, इस वैचारिक बदलाव की सबसे बड़ी आवाज कौन बने? वो थे एक ऐसे लेखक जिन्होंने हिंदी कहानी का मतलब ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, मुंशी प्रेमचंद। इस बात को ठीक से समझने के लिए एक बार फिर से याद करते हैं, प्रेमचंद के आने से पहले हिंदी नॉवेल का मतलब क्या था? बस वही तिलिस्म, अय्यारी और एंटरटेनमेंट से भरे हुए किस्से कहानियां। लेकिन प्रेमचंद के आते ही सब कुछ बदल गया। उनके साथ ही हिंदी नॉवल सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रहा, बल्कि सही मायनों में लिटरेचर बना। अब कहानियों का फोकस राजा रानियों के महलों से हटकर आम आदमी के घर और समाज की असलियत पर आ गया था। प्रेमचंद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? उन्होंने लिटरेचर को आम आदमी से जोड़ा। उन्होंने पहली बार किसानों को, मजदूरों को और समाज के जो दबे कुचले लोग थे, उन्हें अपनी कहानियों का हीरो बनाया। उनकी कलम ने सोशल प्रॉब्लम्स पर आवाज उठाई और धीरे धीरे उनकी राइटिंग आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद से हटकर हार्डकोर रियलिज्म की तरफ बढ़ती चली गई। अब रियलिज्म के इस दौर में प्रोज के दो फॉर्म सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, नॉवल यानी उपन्यास और शॉर्ट स्टोरी यानी कहानी। लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये जो फर्क है ना, इसे खुद प्रेमचंद ने बड़ी खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा कि उपन्यास जो है वो एक बगीचे की तरह है, जिसमें आपको हर तरह के फूल पत्ते मिलेंगे, मतलब जिंदगी की पूरी डाइवर्सिटी। वहीं जो कहानी है वो एक गमले में लगे सुंदर से पौधे की तरह है, जो जिंदगी की किसी एक खास पल या इमोशन को दिखाती है। और सोचिए, ये तुलना कितनी सटीक है। ये हमें उपन्यास के उस बड़े से कैनवस और कहानी की जो फोकस्ड गहराई होती है, उसके बीच का फर्क समझने में मदद करती है। सीधी सी बात है, दोनों ही फॉर्म्स की अपनी अहमियत है, अपनी जगह है। तो जहां एक तरफ उपन्यास जिंदगी की पूरी तस्वीर दिखा रहा था, वहीं हिंदी की शॉर्ट स्टोरी ने भी अपना एक अलग और बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर तय किया। हिंदी कहानी सिर्फ एक ही टाइप की नहीं रही, इसमें अलग अलग स्टाइल्स डेवलप हुए। कुछ कहानियां एकदम सीधी सरल होती थीं, कुछ साइकोलॉजिकल थीं, कुछ इवेंट्स पर बेस्ड थी, तो कुछ कैरेक्टर और इमोशंस की गहराइयों में उतर जाती थीं। इसी वजह से शॉर्ट स्टोरी एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और पावरफुल मीडियम बन गई। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि फैंटेसी की दुनिया से निकलकर रियलिज्म की जमीन पर आना हिंदी लिटरेचर के लिए सिर्फ एक स्टाइल का चेंज नहीं था, ये एक मकसद का, एक पर्पस का बदलाव था। अब साहित्य का काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं रह गया था, बल्कि समाज को समझना और उसे आईना दिखाना भी था। और आखिर में ये सवाल बचता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर उस दौर का लिटरेचर उस समय के समाज का आईना था, तो फिर आज का लिटरेचर, आज के नॉवेल्स और कहानियां हमारे समाज के बारे में क्या बता रहे हैं? आज की कहानियां आने वाले कल के लिए हमारी कौन सी सच्चाई को रिकॉर्ड कर रही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। भाषा क्या है? सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, भाषा विचारों को बनाने और संवारने का एक औजार है। अब जरा सोचिए, एक दौर था जब हिंदी में कविता तो अपने शिखर पर थी, पर रोजमर्रा की बातों के लिए, गहरे विचारों को लिखने के लिए एक मजबूत और सधी हुई भाषा उतनी नहीं थी। तो आज हम लोग उसी कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं, हिंदी गद्य के जन्म की कहानी, और वो भी एक ऐसे विद्वान की नजरों से जिसने इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी, उन्होंने एक साहित्यिक धमाका किया था। उनका इतिहास एक तरह की केमिकल रिएक्शन थी, जिसने हिंदी साहित्य के बिखरे हुए एलिमेंट्स को मिलाया और एक बिल्कुल नया सॉलिड फॉर्म दे दिया। तो चलिए इस क्रांतिकारी सोच की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि शुक्ल जी की किताब इतनी खास क्यों है। फिर हम थोड़ा टाइम में पीछे चलेंगे और देखेंगे कि हिंदी गद्य की जरूरत ही क्यों पड़ी और खड़ी बोली कैसे इस जरूरत का जवाब बनकर सामने आई। हम उन 4 शुरुआती हीरो से भी मिलेंगे जिन्होंने गद्य की नींव रखी, और आखिर में ये समझेंगे कि शुक्ल की पैनी नज़र ने इस पूरी कहानी को एक नया मतलब कैसे दे दिया। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ये सिर्फ कुछ पन्नों का कलेक्शन नहीं है, ये अपने आप में एक साहित्यिक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन। इससे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। शुक्ल जी ने पहली बार इसे एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से हमारे सामने रखा। और हाँ, ये कोई रातों रात हुआ काम नहीं था। सोचकर देखिए, लगभग 20 साल, 2 दशकों की लगातार रिसर्च, सोचना और फिर उसे सुधारना, तब जाकर ये किताब तैयार हुई। शुक्ल जी एक मूर्तिकार की तरह थे, जो धीरे धीरे बड़ी बारीकी से अपने काम को तराश रहे थे, और यही लगन इस किताब को इतना खास बनाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक नए व्यवस्थित गद्य की जरूरत पड़ी ही क्यों? कविता तो बहुत अच्छी लिखी जा रही थी, फिर गद्य के लिए इतनी बेचैनी क्यों थी? उस वक्त का माहौल कैसा था जिसने इस बदलाव की जमीन तैयार की? ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी एक नज़र में समझ आ जाएगी। 17वीं सदी में गद्य था, पर वो ब्रज भाषा की कविता वाली चादर में लिपटा हुआ था। फिर आया साल 1800 का दौर और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जो एक असली गेम चेंजर साबित हुई। 19वीं सदी आते आते खड़ी बोली ने अपनी जगह बना ली, और फिर 1929 में शुक्ल जी ने इस पूरी यात्रा को अपनी किताब में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। हिंदी गद्य का विकास ये कोई शांत नदी की तरह बहने वाली कहानी नहीं है। नहीं, ये तो एक जंग की कहानी है, एक बोली के संघर्ष की कहानी, जिसे कविता के सुनहरे सिंहासन से उतरकर रोजमर्रा की जिंदगी की जमीनी हकीकत को बयान करना था। तो मैदान में समझिए 2 बड़े खिलाड़ी थे, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। एक तरफ थी ब्रजभाषा, जो सदियों से कविता की रानी थी, जिसकी एक बहुत अमीर परंपरा थी, लेकिन हिसाब किताब, दफ्तर के काम, इन सब के लिए वो थोड़ी पुरानी लग रही थी। दूसरी तरफ थी खड़ी बोली, दिल्ली के आसपास की आम बोलचाल की भाषा, जो नए जमाने की जरूरतों के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल और सीधी थी। और यहीं पर आचार्य शुक्ल की पारखी नजर काम आती है। उन्होंने ये पहचाना कि खड़ी बोली गद्य के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं, बल्कि खुद ब्रज भाषा का साहित्यिक दबदबा था। मतलब सोचिए, जो भाषा कविता को इतनी ऊंचाइयों पर ले गई, वही भाषा गद्य लेखकों के लिए एक चैलेंज बन गई थी। तो फिर इस भाषा की लड़ाई में वो हीरो कौन थे जिन्होंने खड़ी बोली गद्य की इमारत को खड़ा किया? आचार्य शुक्ल ने ऐसे 4 बनाने वालों की पहचान की, जिन्हें वो आधुनिक हिंदी गद्य के 4 स्तंभ या 4 पिलर्स कहते हैं। जी हाँ, सिर्फ 4। शुक्ल जी का मानना था कि 1800 के आसपास लगभग एक ही टाइम पर इन 4 लेखकों ने खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। चलिए एक एक करके इन 4 दिग्गजों से मिलते हैं। सबसे पहले मुंशी सदा सुखलाल। उनकी भाषा बहुत साफ सुथरी और व्यवस्थित थी, जिसमें संस्कृत के शब्द थे। उन्होंने ये साबित किया कि खड़ी बोली सिर्फ बाजार की भाषा नहीं है, बल्कि इसमें गंभीर और स्कॉलरली लेखन भी हो सकता है। दूसरे थे इंशा अल्लाह खां, और ये बड़े दिलचस्प आदमी थे, एक तरह के एक्सपेरिमेंटर। अपनी रानी केतकी की कहानी में उन्होंने एक बहुत हिम्मत वाला काम किया। ऐसी हिंदी लिखने की कोशिश की जिसमें न अरबी फारसी के शब्द हों, न ब्रज भाषा के और न ही संस्कृत के, एकदम खालिस हिंदी। ये अपने वक्त का एक बहुत अनोखा प्रयोग था। तीसरे नंबर पर आते हैं लल्लू लाल, जो फोर्ट विलियम कॉलेज से थे। उनकी भाषा बड़ी मज़ेदार है, क्योंकि उसमें खड़ी बोली तो है, पर साथ में ब्रज भाषा का रंग भी घुला मिला है। ये इस बात का सबूत है कि भाषा उस वक्त कैसे बदल रही थी, एक रूप से दूसरे रूप में ढल रही थी। और हमारे चौथे स्तंभ थे सदल मिश्र। ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज से ही थे, पर इनकी भाषा में पूर्वी हिंदी, मतलब पूरब की बोलियों की मिठास और असर साफ दिखता था।
तो देखिए, इन चारों ने अपने अपने अलग अंदाज में खड़ी बोली गद्य को वो शुरुआती शक्ल दी जिसे हम आज जानते हैं। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। इन लेखकों और घटनाओं के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन शुक्ल जी के एनालिसिस में ऐसा क्या था जिसने इसे सिर्फ एक इतिहास की किताब से कहीं ज्यादा बना दिया? आखिर वो कौन सी वजह है कि आज भी हिंदी साहित्य पढ़ने वाला हर कोई आचार्य शुक्ल को जरूर पढ़ता है? ऐसा क्या खास था उनकी नज़र में? क्या था वो नया तरीका? देखिए, शुक्ल जी का जो कमाल था ना, वो उनके तरीके में था। पहली बात तो ये कि उन्होंने बिखरे हुए फैक्ट्स को एक कहानी की तरह पिरो दिया। दूसरी चीज, उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझाया कि क्यों हुआ। तीसरी, उन्होंने गद्य को कविता के बराबर लाके खड़ा कर दिया, उसे वो इज्जत दी जो पहले नहीं मिलती थी। और चौथा और सबसे जरूरी, उन्होंने ही एक तरह से ये तय किया कि हिंदी साहित्य की नींव के पत्थर कौन कौन से लेखक और कौन कौन सी रचनाएं होंगी। तो अगर आसान भाषा में कहें तो जो चीज पहले सिर्फ नामों और तारीखों की एक लिस्ट लगती थी, शुक्ल जी ने उसे एक पूरी फिल्म बना दिया जिसमें हर किरदार का एक रोल था, हर घटना का एक मतलब था। उन्होंने साहित्य को समाज और भाषा के बड़े कैनवस पर रखकर देखा। और यही बात सबसे खास है, शुक्ल जी ने सिर्फ बनी बनाई सुंदर इमारत की तारीफ नहीं की, उन्होंने उस कोशिश, उस चेष्टा का अध्ययन किया जो नींव का पहला पत्थर रखने में लगती है। उन्होंने उस संघर्ष को, उन एक्सपेरिमेंट्स को और उन चुनौतियों को समझा जो किसी भी नई चीज को जन्म देने में होती हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भाषा का इतिहास कौन लिखता है? क्या सिर्फ वो लोग जो उसे बोलते हैं, या फिर वो लोग जो उस भाषा के बनने और बढ़ने की कहानी को एक मतलब देते हैं, एक दिशा देते हैं? आचार्य शुक्ल का काम यह साबित करता है कि एक इतिहासकार सिर्फ अतीत का हिसाब नहीं रखता, वो अतीत को बनाता भी है। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महारथी की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अकेले ही हिंदी आलोचना की, आप कह सकते हैं पूरी की पूरी इमारत ही तैयार कर दी। जी हाँ, आज बात होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। देखिए, हम जो भी बात करेंगे वो एक विद्वत्तापूर्ण लेख पर आधारित है। ये जो अंश आप देख रहे हैं, ये आचार्य शुक्ल के काम का निचोड़ है। तो चलिए इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि उनकी सोच कितनी जबरदस्त और गहरी थी। इस विश्लेषण की शुरुआत ही देखिए कितने दमदार कथन से होती है। सिर्फ एक वाक्य में ही आचार्य शुक्ल का कद पता चल जाता है। जरा सोचिए, किसी एक व्यक्ति का होना किसी पूरे विषय के लिए परम सौभाग्य कैसे हो सकता है? भाई, इसी सवाल का जवाब हम आगे मिलकर खोजेंगे। तो चलिए उस सवाल का जवाब खोजना शुरू करते हैं। देखिए, आचार्य शुक्ल से पहले साहित्य का इतिहास क्या था? ज्यादातर तो बस कवियों की एक लिस्ट होती थी और उनकी रचनाओं का जिक्र। लेकिन शुक्ल जी ने आकर इस पूरे खेल को ही बदल दिया। उन्होंने इतिहास को सिर्फ तारीखों का हिसाब किताब नहीं माना। उनके पूरे ऐतिहासिक ढांचे की बुनियाद है ये एक शब्द, जनता की चित्तवृत्ति। अब इसका सीधा सा मतलब है किसी भी दौर में समाज की आम सोच क्या थी, लोग कैसा महसूस करते थे, उनका मूड कैसा था। तो ये जनता की चित्तवृत्ति साहित्य से जुड़ती कैसे है? खुद शुक्ल जी के शब्दों में कहें तो साहित्य कोई हवा में पैदा होने वाली चीज नहीं है। ये असल में लोगों की सोच और उनकी भावनाओं का ही एक जमा किया हुआ आईना है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि शुक्ल जी ने कहा कि भाई, अगर साहित्य को समझना है तो पहले उस जमाने के लोगों के दिल और दिमाग को समझना होगा। साहित्य और समाज ये दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं। चलिए, इतिहास की बात तो समझ आ गई, लेकिन इस नजरिए को कविता परखने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, अब इस पर आते हैं। कविता को जांचने का उनका सबसे बड़ा पैमाना था रस दृष्टि। इसका मतलब कविता को सिर्फ नियमों और व्याकरण के तराजू पर मत तोलो, बल्कि ये महसूस करो कि वो पढ़ने वाले के दिल में कौन सी भावना जगा रही है, कौन सा एहसास पैदा कर रही है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। एक तरफ थी पुरानी नियमों में जकड़ी हुई कविता जो अक्सर राजाओं महाराजाओं के दरबार तक ही सिमटी हुई थी, और दूसरी तरफ शुक्ल जी ने कहा कि अरे नहीं, असली कविता तो आम लोगों की जिंदगी से निकलने वाली सहज नेचुरल भावनाओं में होती है। उनके लिए कविता सिर्फ कोई दिमागी कसरत या शब्दों का खेल नहीं थी। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि कविता की जड़ें इंसान की पूरी जिंदगी और उसके हर अच्छे बुरे अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए, तभी तो वो सच्ची कहलाएगी।
लेकिन बात सिर्फ कविता तक ही खत्म नहीं हुई। शुक्ल जी का प्रभाव साहित्य के हर रूप पर पड़ा, जिसमें गद्य यानी कि प्रोज भी शामिल है। ये जानना बहुत जरूरी है कि गद्य की समीक्षा के मामले में तो वो एक तरह से क्रांति ही ले आए। उनसे पहले हिंदी गद्य को परखने का कोई सिस्टमैटिक, कोई व्यवस्थित तरीका था ही नहीं। उन्होंने ही इसकी पहली ईंट रखी। और उनकी काम का फैलाव देखिए जरा, नाटक से लेकर निबंध तक, उपन्यास से लेकर कहानी तक, उन्होंने गद्य की लगभग हर विधा का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया। ये उनकी सोच की व्यापकता को दिखाता है। तो इन सभी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो उनकी विरासत क्या है? उन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसा क्या दे दिया जो आज भी इतना प्रासंगिक है? अगर एक लाइन में कहें तो उनका सबसे बड़ा योगदान यही है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को परखने के लिए एक पूरा सिस्टम दिया। एक ऐसा सिस्टम जो व्यवस्थित था, पूरी तरह से भारतीय था और जिसमें साहित्य के हर पहलू को शामिल किया गया था। इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, उन्होंने इतिहास को देखने का एक नया नजरिया दिया। दूसरा, उन्होंने कविता और गद्य को जांचने का एक तरीका बताया। और तीसरा, इन दोनों को मिलाकर एक मुकम्मल, एक पूरी व्यवस्था बना दी। इसे ऐसे समझिए कि जहां पहले सिर्फ अलग अलग राय और बिखरी हुई कींटें थीं, वहां आचार्य शुक्ल ने एक मजबूत, शानदार वैचारिक इमारत खड़ी कर दी। उन्होंने ही हिंदी आलोचना को एक शास्त्र का दर्जा दिलाया। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज के दौर में जब साहित्य के रूप, विषय, सब कुछ इतने बदल गया है, क्या आचार्य शुक्ल के बनाए हुए सिद्धांत आज भी उतने ही मायने रखते हैं? ये सोचने वाली बात है।